स्पेशली दुबई की एबीसी कुछ नहीं मालूम था। तो स्ट्रगल्स के डे में कोई ऐसा दिन जो आज भी याद करते हो? Around like 150,000, that was my commission, which is still pending with them. The final question is, how's life with Fluence? So समा, दुबई में रियल एस्टेट एजेंट की जर्नी कैसे शुरू हुई? दुबई में रियल स्टेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी करने का सोचा नहीं था कि दुबई में आऊँगा, जॉब करूँगा। बट पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे हो गए, जो जॉब कर रहा था दैट वाज नो लॉन्गर देयर। सो फिर मुझे दुबई में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एक कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम दुबई क्यों नहीं आते, रियल स्टेट क्यों नहीं ट्राई करते, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थ्रू आउट सेल्स का ही था। Okay. मैंने कहा ओके, लेट्स गिव अ शॉट। तो फिर मैं दुबई आ गया एंड पिछले 10 साल से मैं दुबई रियल स्टेट में हूँ एंड सक्सेसफुली आई एम हैप्पी विद इट। तो जब से दुबई लैंड हुए हो, तुम्हारा रियल एस्टेट पहला जॉब था या उससे पहले भी कुछ छोटे मोटे और काम भी ट्राई किए? नहीं, रियल स्टेट मेरा पहला जॉब था, बट ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट ही ऑफ प्लान से किया था। मैंने छोटे मोटे रेंटल से काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे रियल स्टेट की, स्पेशली दुबई की एबीसी कुछ नहीं मालूम था। तो जो मेरे से सीनियर थे, जो पहले यहाँ पे काम कर रहे थे, कज़न, दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी लोग थे, उनसे मैंने थोड़ा सीखा, रेंटल पे काम शुरू किया, फिर रीसेल में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, एरिया नॉलेज, मतलब सीखा काम उनसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना वो काम किया जाए जिसमें पैसा भी ज़्यादा बने, और एफर्ट्स तो इक्वली जा ही रही हैं, लेकिन इसके साथ में पैसा भी बनना चाहिए। अगर दुबई में रह के पैसा नहीं बना रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा दुबई में रहने का। तो हाउ डू यू सी लाइक हाउस लाइफ इन पाकिस्तान, योर पिंड, और हाउस लाइफ इन दुबई? मतलब क्या चैलेंजेस थे इनिशियल स्टेज में और कहाँ पे थोड़ा माहौल में डिफरेंसेस दिखाई दिए? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मतलब आप डेफिनेटली, मैं एक पेंट से उठ के आ रहा हूँ, ठीक है, एक गांव के माहौल से आ रहा हूँ। दुबई मेरे लिए एक बहुत ही टोटली डिफरेंट प्लेस है, और यहाँ पे लोगों का माइंडसेट और वहाँ के लोगों का माइंडसेट ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ओके। वहाँ के लोग जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो यहाँ के लोग शायद अपने फ्री टाइम में भी नहीं सोचते होंगे। तो मतलब लोगों के पास अगर यहाँ पे फ्री टाइम भी होता है ना, तो वो यहाँ पे काम की, पैसा कमाने की, काम को कैसे बढ़ाया जाए या आगे कैसे बढ़ाया जाए, ग्रोथ की बातें करते हैं। वहाँ पे लोग जो है वो उन फजूल बातों में आज भी उलझे हुए हैं कि कोई किसका क्या कर रहा है, कैसे है। तो मतलब वो चीज़ें, एक डिफरेंस नज़र आता है। तो डेफिनेटली मैं अगर देखूँ तो पिछले 10 सालों में मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स। तो उसामा, इनिशियल जब रियल एस्टेट का करियर शुरू किया तो आई एम श्योर स्ट्रगलिंग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने भी अपना रियल एस्टेट करियर शुरू किया था तो काफ़ी स्ट्रगलिंग था। स्ट्रगल्स के डे में कोई ऐसा दिन जो आज भी याद करते हो? डेफिनेटली एक नहीं, काफ़ी सारे दिन ऐसे हैं जिसमें मतलब सुबह का खाना आपने खा लिया है और शाम को आपको पता नहीं है। मतलब स्ट्रगलिंग में उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने रियल स्टेट स्टार्ट की थी और मैं रेंटल्स पे काम करता था। रेंटल्स में आपको पता है कि आपको एक क्लाइंट को 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ती हैं। कुछ पसंद नहीं आया, दूसरा दिखाओ, ये नहीं पसंद आया, दूसरा दिखाओ, डील हुई या नहीं हुई, 1 महीने में नहीं हुई तो वो पूरा महीना ज़ीरो। यहाँ पे रहना है तो आपके फिक्स एक्सपेंसेस भी रहेंगे, आपको बेड स्पेस अपनी खुद देनी है, आपको खाने पीने का खुद देखना है, ट्रैवल, सब चीज़ें देखनी है। तो उस बीच में मतलब कुछ ऐसे दिन हैं जो मुझे कभी नहीं भूल सकता कि हाँ, उस टाइम पे मैंने एक बिस्किट खा के या एक लबना पी के, एक लस्सी पी के पूरा दिन गुजारा। मतलब वो स्ट्रगल के दिन मैंने वो देखे हैं, जूते घिसे हैं मतलब लिटरली मार्केट में। कभी ऐसा फील हुआ कि चलो गिव अप करके कुछ और करियर चूज कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं आया। उसकी सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एक बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं आता हूँ, लेकिन मुझ पे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मुझे पता है कि मैं घर का बड़ा और एक ही बेटा हूँ, तो मुझे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी है। और मैंने इवन के कोविड टाइम में भी, जहाँ पे लोग भाग रहे थे, लोग वापस अपने होम कंट्रीज़ में जा रहे थे, मैं यहाँ पे रहा और जैसे भी हुआ मैंने वो सपोर्ट नहीं छोड़ी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं उठाया मैंने। एक क्वेश्चन, अगर रियल एस्टेट एजेंट नहीं होते तो क्या होते? रियल एस्टेट एजेंट नहीं होता तो शायद मैं एक शेफ़ होता, शेफ? बिकॉज आई लव कुकिंग। बट आई हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग व्हिच यू कुक्ड।
हाँ, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, बट हाँ, कभी आउटिंग पे जाएंगे तो विल ट्राई डेफिनेटली। क्योंकि एमबीए करने के बाद आई वाज मोर इनटू दिस कुकिंग थिंग, एंड इवन कि मैंने रिसर्च भी की थी इसके बारे में। बट ड्यू टू जैसे पाकिस्तान में होते हैं तो फैमिली और सोसाइटी के एक नॉर्म्स होते हैं कि यार तुमने एमबीए किया है, तुम अब रेस्टोरेंट चलाओगे, शेफ़ खोलोगे, ढाबा खोलोगे, मतलब शेफ़ बनोगे, तो मतलब उस तरह की चीज़ें, तो उस प्रेशर में डेफिनेटली मैं भी उस एक सोसाइटी का पार्ट था और उसका शिकार मैं भी हुआ कि अपनी उस विश को पूरा नहीं कर पाया। बट हाँ, अगर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली एक अच्छा शेफ़ होता। तो कल को अगर मौका मिलेगा तो पैसे कमा के रियल एस्टेट से खुद का एक रेस्टोरेंट या फिर ढाबा कुछ खोलने का प्लान है? अभी तो ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, बिकॉज मैं रियल स्टेट में हूँ और यही सबसे बेस्ट मुझे आता है, तो मैं कुछ नया ट्राई करने के मूड में नहीं हूँ। बट फिर भी डाउन द कॉर्नर कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो शायद हाँ, यही वो सेकंड ऑप्शन होगा जो मैं कहीं ट्राई करूँगा। तो जब रियल एस्टेट करियर शुरू किया, रेंटल से मूव किया ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में, आई नो ऑफ प्लान ट्रांजेक्शन्स करना उतना इजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़। रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में आप घर दिखा सकते हो, एक्चुअली आप वो प्रोडक्ट दिखाते हो जो आप सेल कर रहे हो, लेकिन ऑफ प्लान में आपको सिर्फ जो भी आप सेल कर रहे हो पेपर पे बेचना पड़ता है। तो जब पहली ऑफ प्लान की ट्रांजेक्शन हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पहली ट्रांजेक्शन होने में टोटल कितना टाइम लगा ओवरऑल? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ऑफ प्लान पे काम शुरू किया था, डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट कि हाँ, रेडी में या रेंटल्स में आप क्लाइंट को फिजिकली कोई चीज़ दिखा सकते हो। ऑफ प्लान पे आपको हर चीज़ जो है क्लाइंट को उसकी इमेजिनेशन, उसको एक विजुअलाइजेशन आपको देना होता है पेपर पे सब जाके, जैसे भी ब्रोशर्स दिखा के, वीडियोस दिखा के, या कुछ डमी मॉकअप किसी का है तो वो दिखा के। लेकिन मुझे ये था कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, क्योंकि मैं ये सोच के रियल एस्टेट में स्पेशली ऑफ प्लान की तरफ आया था कि अगर दुबई में सेम टाइम पे उसी 1 घंटे में मैं रेंटल कर रहा हूँ और उसी 1 घंटे में दुबई में कोई और पाम जुमेरह पे विला बेच रहा है, तो उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक माइंडसेट का और नॉलेज का डिफरेंस है, जो कि उस टाइम पे मेरे पास नहीं करेक्ट। था। तो ये मेरी मोटिवेशन थी और मैंने अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। सो मेरे लिए यही था कि रियल एस्टेट इज़ नेम ऑफ पेशेंस, तो मैंने पेशेंस रखा और करता रहा। और मेरी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो मेरे जॉइन करने के ऑलमोस्ट 25 दिन के बाद में हो गई थी पहली ट्रांजैक्शन, एंड ओके, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट विला डील बाय द वे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जैसे कि ऑलरेडी लास्ट 4 से 5 साल देखोगे, स्पेशली आफ्टर कोविड मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, काफ़ी अच्छा मार्केट है बोल सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आज ग्लोबल जो माइग्रेशन हो रहा है दुबई के अंदर, व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि लोग दुबई को चूज़ क्यों कर रहे हैं? से दुबई में लोग, कुछ बहुत प्रोमिनेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस। ओके। सेफ्टी इज़ फर्स्ट। आप सेफ्टी की इन टर्म्स ऑफ बात कर सकते हो। हम किसी भी कंट्री में किसी भी लोकेशन पे चीज़ की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट फीमेल सेफ्टी फर्स्ट। सो आज दुबई के अंदर अगर कोई फीमेल रात को 3 बजे भी टैक्सी बुला के, एंड शी इज़ गोइंग ऑन अ वेरी लोनली वे, सो उसको वहाँ पे डर नहीं है कि उसके साथ में कुछ भी गलत हो सकता है। दिस इज सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंडली, दुबई इज़ टैक्स फ्री। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। आप कोई इनकम कमा रहे हो, आपका कैपिटल गेन है, आपकी कोई सैलरी है, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आपकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कुछ भी है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में हमें है, लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइक अदर कंट्रीज, यूके, कनाडा, 44% अराउंड टैक्सेस काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद में मेन चीज़ क्या आ जाती है कि क्लीनेस्ट सिटी है, हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे लग्जरी लाइफस्टाइल, आप यहाँ पे वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो जो शायद शायद नहीं, इट्स लाइक फॉर श्योर बाकी लोकेशंस पे, बाकी कंट्रीज़ में आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलता उस चीज़ को करने का। इवन दो कि आप रिच ही रिच हो, बट स्टिल यू कांट डू दोज थिंग्स विच दुबई इज़ अलाउइंग यू टू डू इट विदाउट हार्मिंग एनीवन। सो दीज आर द रीजंस वाई पीपल फ्रॉम द अदर कंट्री वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे परमानेंटली सेटल डाउन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये रीजंस हैं जो दुबई को ग्रो कर रहे हैं। सो Samas, लाइक वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट है दूसरे तरीके से काम करता है। कई बार मार्केट एथिकल भी होता है, कई बार मार्केट अनएथिकल भी होता है। तो क्लाइंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है और कस्टमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू सी इन टर्म्स ऑफ एथिक्स पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट वर्सेस दुबई रियल एस्टेट मार्केट?
यार जी हम जैसे इंडिया पाकिस्तान बैकग्राउंड से आते हैं तो और दुबई में आके काम कर रहे हैं तो एक से दो फैक्टर ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और आपको नज़र आते हैं कि हाँ यार ये हमारे होम टाउन में हो रही हैं चीज़ें लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ब्रोकर के एथिक्स की बात कर लेते हो या फिर आप क्लाइंट एथिक्स की बात कर लेते हो तो वहाँ पे क्या रहता है पाकिस्तान में कि डेवलपर ने एक प्राइस दी उसको मैनिपुलेट करेगा अगला ब्रोकर, तो वो उसमें टॉप अप रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो क्लाइंट वुडंट बी नोइंग कि एक्चुअल प्राइस क्या थी और उसको टॉप अप रख के दिया जा रहा है या एक्चुअल प्राइस पे दिया जा रहा है। लेकिन दुबई आने के बाद ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है कि एक क्लाइंट चाहे दुबई में है, चाहे यूके में बैठा है, चाहे आप उससे फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं या ज़ूम कॉल पे कर रहे हैं, आप जो उसको इन्वेंट्री बताएँगे, आप जो प्राइस पॉइंट उसको बताएँगे, वो एग्ज़ैक्ट डेवलपर भी बताएगा। क्यों? कि उनके पास में जो है वो इन्वेंट्री होती है लाइफ टाइम इन्वेंट्री जो कि सेम सबके साथ शेयर होती है। बाकी यहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है। क्लाइंट का जो पैसा रहता है उसको सिक्योरिटी रहती है कि भाई मैं जो पैसा पे कर रहा हूँ वो डेवलपर के पास ही जा रहा है और मोर टॉप ऑफ इट कि वो जा रहा है एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट इज़ टोटली गवर्नमेंट सुपरवाइजर। दूसरा यहाँ पे ब्रोकर्स जो हैं उनको भी इस चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि अगर उन्होंने एक डील क्लोज की है एक्स वाई जी किसी भी डेवलपर के साथ, द बैक शोबा एनीवन, सो उनको सिक्योरिटी है कि उनको उनका कमीशन टाइमली मिल जाएगा विद इन द टाइमलाइन जो भी मेंशन होता है। लेकिन हाँ, हमारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपने डील क्लोज कर दी, डेवलपर आपका पैसा लेके भाग गया, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस होती है वहाँ पे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, मार्केट एथिकल है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो यहाँ पे जहाँ पे एज अ ब्रोकर यू हैड टू थिंक ट्वाइस कि पैसा डूब सकता है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि ब्रोकरेज नहीं आई, किसी क्लाइंट ने ब्रोकरेज नहीं दी हो, या फिर किसी डेवलपर से ब्रोकरेज नहीं आई हो, इस तरीके से मतलब जहाँ पे लगा हो कि हाँ यार पैसे डूबे मेहनत के? टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब इंसान है, कभी कभार गलती हमसे भी हो जाती है। दुबई में भी आप कह सकते हैं ना जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, फाइव फिंगर इज नॉट इक्वल। तो इसी तरह से आप कंपनी चूज करते हुए भी समटाइम आप उतने ज़्यादा क्या बोलते हैं R&D नहीं करते हो या आप उतना ज़्यादा जो है कंपनी पे आपको ट्रस्ट होता है या नहीं होता, बट आप जस्ट काम करने के पीछे होते हो। सो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा वाक़या है, एक कंपनी XYZ नाम नहीं लूँगा, इट्स नॉट अ गुड एथिक्स, बट अराउंड लाइक 150,000 दैट वाज़ माय कमीशन व्हिच इज़ स्टिल पेंडिंग विद देम एंड या बट कोई नहीं, मार्केट का पैसा था, मार्केट में गया, बट मैंने टच वुड कि उससे 5 गुना ज़्यादा कमा लिया। बट हाँ, आपको देखना पड़ता है कि कौन से लोग, कौन सी कंपनीज़ ट्रस्टेबल हैं, जो आपका पैसा टाइमली देती हैं और आपका पैसा खाती नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट। ग्रेट। उसामा, जैसे कि देखो यार मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आज के टाइम पे, डेफिनेटली काफ़ी सारे बायर्स हैं जो ग्लोबली मूव हो रहे हैं दुबई के अंदर, उसी तरीके से काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी हैं जो दुनिया भर से आज दुबई में एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम करना चाहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर जितना मुझे पता है तकरीबन अभी 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ब्रोकर मार्केट में है, जिसमें कि रजिस्टर्ड ब्रोकर तकरीबन 35 से 38 हज़ार होंगे आसपास, और बाकी अनरजिस्टर्ड विदाउट वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले भी काफ़ी सारे ब्रोकर मार्केट में हैं। तो व्हाट डिफरेंसेस यू सी बिटवीन, की जैसे हम लोगों ने पुराना काम किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, अच्छा बुरा सारा टाइम देखा है, वर्सेस जो नए अभी न्यूली जो डेवलप ब्रोकर्स हैं, जो अभी नए नए ब्रोकर्स मार्केट में मूव हो रहे हैं, विच डिफरेंसेस लाइक यू सी? पर यार इसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है ना कि जो आज की डेट में फ्रेश ब्रोकर्स आ रहे हैं ना, लाइक जो आप एज अ इंटर्न कह सकते हो, उनकी लाइफ की शायद फर्स्ट जॉब होगी, विजिट पे आए दुबई, किसी ने पिच किया, किसी ने परसू किया, दैट सेइंग वाओ रियल स्टेट इज़ लाइक वाओ, बट आपने और मैंने काम किया हुआ है, सो वी नो इट वेरी वेल कि हम क्लाइंट को व्यूइंग किस तरह से करवाते थे, हम डील्स क्लोज करने के लिए कहाँ तक हमें पुश मारना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक कि कोई भी आया, काटा, प्लेट में रखा और खा लिया। उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है आपको एक डील क्लोज करने के लिए, लाइक रिसेंटली मैं आपको शेयर करता हूँ, इट वाज अराउंड फैमिली, सो वी डिड ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 meetings with the same client. First, like son, then fiance and son, then father, mother, sister, sibling, everyone. So 8 to 10 meetings for the same villa again and again, and repetitive process. After that, we got the closure. So it's not an easy, but हाँ जो नए आने वाले हैं
उनको अगर देखा जाए तो एडवाइस की ज़रूरत है कि उनको पेशेंस रखना चाहिए। आज के डेट में मतलब हमें फ्लोर पे गालियां पड़ जाती है यार सुबह के टाइम पे टीम मीटिंग में। मतलब अगर मंथ एंड चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, तो सीधा उठा के मतलब गालियां पड़ जाती है कि भाई क्लोजिंग नहीं हो रही, मीटिंग कहाँ है। तो हमें मीटिंग रेशियो मेंटेन करनी है, हमें क्लोजिंग भी देनी है, रेवेन्यू भी देखना है, अपनी ग्रोथ भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है। इस स्ट्रेस के बावजूद हमने काम किया और आज भी टचवुड मार्केट में हैं हम लोग। तो नए जो आने वाले हैं उनको अगर हल्का सा आप कुछ डांट देते हो, फटकार देते हो किसी बात के ऊपर कि भाई तूने ये टास्क दिया था, तूने आज दिन की 200-300 कॉल्स करनी थी, या ये लीड्स थे इन पे कॉल नहीं की है, तो ये क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे उनका कोई रिस्पॉन्स आने के बजाय सीधा नो रिस्पॉन्स मीन्स दे आर आउट आउट ऑफ द लीग। और फिर वो क्या करेंगे, मार्केट में आपको टप्पे खाते मिलेंगे, एक से दूसरी कंपनी में सैलरियों वाली कंपनियां ढूंढ रहे होंगे, और बाहर में जाके ब्लेम करेंगे कि इस कंपनी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, लीड नहीं दे रही थी, ये नहीं। बट वो खुद का जो कैलिपर है उसको वो कभी भी मेजर नहीं करते हैं कि वो कहाँ खुद स्टैंड करते हैं। अगर आप इतने ही कैपेबल हो तो आप तो कहीं भी काम कर सकते हो ना। ट्रू। देयर इज अ क्वेश्चन, मतलब मार्केट में जब भी रियल एस्टेट की बात होती है ना, तो दो चीज़ों पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिक्स सैलरी वर्सेस कमीशन बेस ओनली। So what do you think, how do you define it, which model is better, 50-50 कमीशन या फिर ABC कोई भी कमीशन मॉडल हो सकता है, या फिर अ फिक्स सैलरी इन रियल एस्टेट? सी मेरे हिसाब से जो लोग फिक्स सैलरी की तरफ जाते हैं और उनको साथ में कमीशन भी चाहिए होती है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जहाँ पे कंपनी आपको फिक्स सैलरी दे रही है वो साथ ही साथ आपको जो कमीशन स्लैब दे रही है वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्लैब्स है। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक डील में रेवेन्यू आता है 100,000 एंड आई एम फॉर एग्जांपल आई एम ऑन 50-50, तो 100,000 का रेवेन्यू आया, 50,000 मेरे पास सीधा और 50,000 कंपनी के पास। लेकिन जो बंदा सैलरी पे होगा उसमें उस रेवेन्यू का भी डिफरेंट स्लैब होगा, फॉर एग्जांपल इट्स 20-30 जो भी रहेगा, तो उसमें उसका कमीशन का स्लैब कम हो जाता है। लोग सैलरी इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनको सुकून चाहिए कि हाँ हमारे जो फिक्स खर्चे हैं, बेड स्पेस है, खाना पीना है, ट्रैवलिंग है, फ्रेशर्स के यही खर्चे होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, तो वो उस माइंडसेट से आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में उनको एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए, माइट बी फॉर 1 to 2 months। लेकिन कुछ लोग इसको हैबिट बना लेते हैं और जब कंपनी सैलरी देना बंद कर देती है या पीआईपी पे डाल देती है, तो वो फिर क्या करते हैं कि नई कंपनी सैलरी वाली सर्च करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो उनकी सीवी कभी बन नहीं पाती है। दे आर जस्ट डूइंग जॉब होपिंग, एक जगह से दूसरी जगह आपको मार्केट में मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप दुबई रियल स्टेट में हो, यू वांट टू अर्न मैक्सिमम मनी, ऑलवेज गो फॉर 50-50। ओके, सो सामा लाइक जब हम लोगों ने रियल एस्टेट शुरू किया था तो वो टाइम पे तो सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड था नहीं, जो भी था मतलब फिजिकली था, चाहे वो लर्निंग के लिए हो, डेवलपर ऑफिस में जाना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना, कोई भी नया लॉन्च आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो यस वी हैड टू कनेक्ट विद द डेवलपर आरएम्स एंड ऑल टू स्टडी कि भी कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन अभी सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया ने लास्ट 4-5 सालों में लाइफ चेंज की है। बट डू यू थिंक सोशल मीडिया से लाइफ पॉजिटिव हुई है या फिर नेगेटिव? यू नो मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था कि आप ये पूछिए और मैं बताऊं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आज की डेट में हर एजेंट, हर इन्वेस्टर, हर क्लाइंट, ओवरऑल ग्लोबली सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। पॉजिटिव ऐसे है कि इन्फॉर्मेशन हैंडी हो गई है, दैट आपको किसी भी कम्युनिटी, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, यू कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी, यू कैन जस्ट गो टू इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड कपल ऑफ वीडियोस देयर, यू विल फाइंड माइट बी सब गुड एजेंट्स देयर एज वेल। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन कन्वीनियंस से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। आज के डेट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई में बैठा हूँ या फिर मेरा कोई एक क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, उसने किसी और एक XYZ एजेंट की वीडियो देखी और उसने वो मुझे शेयर की कि समझ जी व्हाट इज़ दिस प्रॉपर्टी। अब वो उसमें जो बताया जा रहा था कि आपको मंथली इतना देना है और ये प्रॉपर्टी आपकी, दिस वॉज द 30-second रील, मंथली यू हैव टू पे 12,000 एंड ये प्रॉपर्टी, ये 1 bedroom अपार्टमेंट आपका। लेकिन उसके पीछे का जो फैक्ट था कि उसको डाउन पेमेंट देनी है, प्रोसीजर है, वो नहीं उसको पता था। तो ये चीज़ें नेगेटिव कर रही हैं मार्केट को
इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को और उनके ट्रस्ट को भी मार्केट में कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही हैं। क्योंकि इस तरह से लोग, क्या होता है कि आप एक 30 सेकंड की रील देख के एजेंट के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हो दैट ही इज़ अ नॉलेजेबल और नॉट, क्योंकि ये सारी रील्स जो बनती हैं दे आर स्क्रिप्टेड। ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठे, मुंह धोया और रील बना दी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनको वो फॉलो करते हुए रील बनाते हैं। सो क्लाइंट्स जो है वो उनको जब कांटेक्ट करते हैं, उनके कहने पे वो पैसा डाल देते हैं कि हाँ सर दे दो हो जाएगा, और इसी चक्कर में क्लाइंट अपना पैसा भी डुबो देते हैं। एजेंट्स जो न्यू मार्केट में आते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों को देखते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की रील लाइफस्टाइल देखते हैं, अच्छा यार ये तो लैम्बोर्गिनी से उतर रहा है, ये फरारी से उतर रहा है, उनको ये नहीं पता कि ये रेंटे कार होगी या फिर उसके दोस्त की गाड़ी होगी, उसने बोला होगा 2 मिनट के लिए दे दे रील बनाए। तो मतलब जो बिहाइंड द सीन जो रियलिटीज़ है ना वो लोगों को नहीं पता होती है। तो उस चक्कर में लोग अपनी स्टेबल जॉब छोड़ के भी रियल एस्टेट में आ जाते हैं, और बाद में मैंने उन लोगों को देखा है कि वो एक कोई भी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको एक फिक्स सैलरी मिल जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में वो चल नहीं पाते। तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और हाँ इट्स अ फैक्ट। So Osama, like this is my last question, and you can be honest with me for this one. So अभी तक obviously 10 साल से तुम काम कर रहे हो, मार्केट में काम किया, रियल एस्टेट में अच्छा खासा काम करके तुम आए हो, अप्स एंड डाउन सब कुछ देखा हुआ है। The final question is, how's life with Fluence? सी इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि द डे आपके साथ में जब से भी काम कर रहा हूँ, फ्लुएंस प्रॉपर्टीज़ मतलब मुझे कभी फील नहीं आया। मैंने मतलब मार्केट में और भी जगह पे काम किया है, आई हैव नो कंपनीज किस तरह से काम करवाती हैं और क्या चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे अदर देन प्रोफेशनल पर्सनल एनीथिंग, मतलब मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ा दूसरी बार कि मुझे कोई भी बात डिस्कस करनी है। प्रोफेशनल में तो ठीक है, एक सपोर्ट है ही है कि हाँ ठीक है वी आर वर्किंग विद गुड कंपनी, सीनियर्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन अगर पर्सनल में भी कभी लगा है ना कि हेल्प, रात को 2 बजे भी फ़ोन किया है ना, तो ऐसा नहीं आया कि यार सो रहा हूँ फ़ोन बंद कर, ऐसा नहीं मतलब आया। तो कुछ भी रहा है तो 2 बजे भी वो चीज़ एंटरटेन हुई है। अदर देन दैट, सो इट्स मोर लाइक अ फैमिली एंड इट्स मोर कंफर्टेबल प्लेस टू वर्क। हाँ, अगर आप माइंडसेट आपका काम करने वाला है तो मेरे हिसाब से दुबई में इस तरह की कंपनी तो नहीं है। मैंने बाकी कंपनीज का एनवायरनमेंट देखा, ऐसा एनवायरनमेंट मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे आपको इतना फ्रेंडली बॉस मिले, इतनी फ्रेंडली जो है आपके साथ में टीम हो, कलीग्स हो, तो मैंने नहीं ये कहीं देखा। Good.